नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। यह है कुछ खास वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, मतलब स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। हमारे पास इससे जुड़े संविधान के कुछ अंश हैं। हाँ, बिल्कुल, भाग 16 है संविधान का। हाँ, तो आज का हमारा मिशन कह लीजिए ये समझना है कि संविधान बनाने वालों ने समाज के कुछ वर्गों के लिए, जैसे एससीज, एसटीज, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी बीसीज और एंग्लो इंडियंस, इनके लिए ये खास व्यवस्थाएं क्यों की और इनमें मुख्य बातें क्या हैं। बिल्कुल। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, कैसे ये प्रावधान संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल में जो समानता और न्याय की बात कही गई है, उसे हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए, संविधान का मकसद ही यही था कि प्रियम्बल में जो आदर्श लिखे हैं, समानता, न्याय, हम्म। वो सिर्फ कागज पर ना रहें, हम्म। उनको असलियत में लाना था। सही। तो इसीलिए जैसा आपने कहा, भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 ए तक ये प्रावधान डाले गए। अच्छा, और मोटे तौर पर देखें तो ये विधायिका में आरक्षण से जुड़े हैं, सरकारी नौकरियों और पदों में दावों से जुड़े हैं, कुछ शैक्षणिक अनुदानों की बात है, और फिर इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, उनकी जांच के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात भी इनमें शामिल है। इंटरेस्टिंग। तो ये जो प्रावधान है, ये हमेशा के लिए हैं या इसका कोई समय तय है? और इनका मकसद क्या है? सिर्फ मतलब प्रोटेक्शन देना या डेवलपमेंट भी? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इनमें से कुछ प्रावधान स्थायी हैं, मतलब परमानेंट, जो संविधान का हिस्सा बन गए हैं। जैसे आयोगों की व्यवस्था है, या पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए आयोग बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये स्थायी है। अच्छा। लेकिन कुछ अस्थायी हैं, टेम्पररी, जैसे विधायिका में आरक्षण को ही लीजिए। ये शुरू में सिर्फ 10 साल के लिए था, 1960 तक। ओ अच्छा। हाँ, पर इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है। और इनका उद्देश्य? प्रोटेक्टिव या डेवलपमेंटल, दोनों ही हैं। कुछ प्रावधान प्रोटेक्टिव हैं, मतलब अन्याय और शोषण से बचाने के लिए, और कुछ डेवलपमेंटल हैं, जो उनके सामाजिक आर्थिक हितों को, मतलब उनके प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, संविधान खुद एससीज या एसटीज को परिभाषित तो नहीं करता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कौन तय करता है कि कौन सी जातियां या जनजातियां एससी एसटी मानी जाएंगी? ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में वहां के राज्यपाल से सलाह मशवरा करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी करके इन सूचियों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति तय करते हैं शुरू में? हाँ, पहली बार। लेकिन एक बार राष्ट्रपति ने सूची जारी कर दी, उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव, किसी जाति या जनजाति को जोड़ना या हटाना, वो सिर्फ संसद ही कर सकती है, कानून बनाकर। राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकते फिर। समझ गया। और इसी के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 और कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 जैसे आदेश आए? जी हाँ, बिल्कुल। यही वो आदेश हैं जिनमें ये सूचियां दी गई हैं। और ओबीसीज यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में क्या? और ये नया सेंट्रल लिस्ट का क्या मामला है जो आजकल काफी चर्चा में रहता है? हाँ, देखिए, ओबीसीज की पहचान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रूप में की जाती है। ठीक है। यहाँ पर 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में आया, और खास तौर पर 105वां संविधान संशोधन 2021 वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 105वें संशोधन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी खुद की ओबीसी सूची तैयार कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। और ये सूची केंद्र सरकार की सूची, जिसे सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, उससे अलग हो सकती है। अच्छा, मतलब राज्यों की अपनी अलग लिस्ट हो सकती है? जी हाँ। और सेंट्रल लिस्ट में किसी वर्ग को शामिल करना है या हटाना है, ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। और एंग्लो इंडियंस, उनकी परिभाषा क्या थी संविधान में? संविधान के अनुच्छेद 366 सब 2 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई थी। इसके अनुसार एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति है जिसके पिता या कोई और पुरुष पूर्वज, मतलब पैटर्नल लाइन में, यूरोपियन मूल के थे या हैं, लेकिन जो भारत में अधिवासित है, मतलब डोमिसाइल्ड है, और सामान्यतः भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है जो वहां स्थायी रूप से निवासी रहे हों। और ये परिभाषा मतलब खासतौर पे इन विशेष प्रावधानों के टेम्पररी उद्देश्यों के लिए थी। चलिए अब कुछ मुख्य प्रावधानों पर आते हैं।
एससीज और एसटीज के लिए आरक्षण कहाँ-कहाँ है, ये तो काफी चर्चित विषय रहता है हमेशा। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से 2 जगह है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 और राज्यों की विधानसभाओं में अनुच्छेद 332। और ये किस आधार पर होता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जिस राज्य में जितनी उनकी जनसंख्या है, उस अनुपात में सीटें उनके लिए आरक्षित रहती हैं। और ये कब तक के लिए था? आपने कहा था अस्थायी था शुरू में। जी बिल्कुल। मूल रूप से ये संविधान लागू होने से 10 साल के लिए था, यानी 1960 तक। लेकिन इसे हर 10 साल पर संशोधनों के जरिए बढ़ाया जाता रहा। अच्छा। और जो सबसे हालिया संशोधन है, 104वां संशोधन अधिनियम 2019, उसके तहत ये आरक्षण अब 25 जनवरी 2030 तक जारी रहेगा। ठीक है। और सरकारी नौकरियों यानी सर्विसेज एंड पोस्ट्स में आरक्षण का क्या प्रावधान है? ये अनुच्छेद 335 में है शायद। हाँ, अनुच्छेद 335। ये थोड़ा अलग है। ये सीधे आरक्षण की बात नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि संघ या राज्य के कामों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रतिनिधित्व देना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पर बुरा असर ना पड़े। एक संतुलन बनाने की बात है। अच्छा। हालांकि बाद में 82वें संशोधन जो 2000 में हुआ, उसने सरकार को यह अधिकार दिया कि वो SC/ST उम्मीदवारों के लिए किसी परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दे सकती है या उनके मूल्यांकन की मानकों को कम कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं नेशनल कमीशंस की। इनकी क्या भूमिका है और SC और ST के लिए अलग-अलग आयोग क्यों हैं? देखिए, इन आयोगों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इनका मुख्य काम है SCs, STs और अब BCs के लिए जो भी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय मतलब सेफगार्ड्स बनाए गए हैं, उनकी निगरानी करना। अच्छा। ये उनसे संबंधित शिकायतों की जांच करते हैं, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सलाह देते हैं और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो पहले एक ही आयोग था SC/ST के लिए? हाँ, मूल संविधान में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। फिर 65वें संशोधन 1990 से एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग बना SC और ST दोनों के लिए। फिर अलग कब हुए? वो हुआ 89वां संशोधन 2003 से। इसने उस संयुक्त आयोग को 2 अलग-अलग आयोगों में बांट दिया। एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स NCSC, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 338 में है, और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST, अनुच्छेद 338A में। अच्छा, तो अब 2 अलग आयोग हैं? जी। और इसी तरह 102वें संशोधन 2018 ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया अनुच्छेद 338B के तहत। ये पहले सिर्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, 1993 के एक्ट से बनी थी। तो अब तीनों वर्गों SC, ST और BC के लिए संवैधानिक आयोग हैं। बिल्कुल। तीनों के पास लगभग समान शक्तियां हैं, जिसमें सिविल कोर्ट की शक्तियां भी शामिल हैं जब वो किसी मामले की जांच कर रहे हों। अब एक और चीज, शेड्यूल्ड एरियाज और STs के कल्याण के प्रशासन की क्या व्यवस्था है? इसके लिए संविधान राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो समय समय पर एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। किस लिए? ये आयोग अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देगा। ऐसा पहला आयोग 1960 में UN ढेबर की अध्यक्षता में बना था। अच्छा। और दूसरा आयोग 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के बारे में निर्देश भी दे सकती है। ठीक है। अब वापस आते हैं BCS यानी पिछड़े वर्गों पर। क्या उनकी स्थिति जांचने के लिए भी कोई आयोग बना था, जैसे SC/ST के लिए बनता है? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें देने हेतु एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। और क्या ऐसे आयोग बने हैं? जी हाँ, अब तक 2 महत्वपूर्ण आयोग बने हैं। पहला 1953 में काका कालिलकर की अध्यक्षता में। इसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। और दूसरा 1979 में BP मंडल की अध्यक्षता में। ये मंडल आयोग के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। हाँ, मंडल कमीशन की तो बहुत चर्चा हुई थी। बिल्कुल।
इसी मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1990 में केंद्र सरकार की सिविल नौकरियों और पदों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया था। सही। अच्छा, और आखिर में एंग्लो इंडियंस, उनके लिए क्या विशेष प्रावधान थे और अब उनका क्या हुआ है? हाँ, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान थे संविधान में। एक तो था लोकसभा में प्रतिनिधित्व का। अगर राष्ट्रपति को लगता था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत मतलब नॉमिनेट कर सकते थे। 2 सदस्य? जी, लोकसभा में। इसी तरह कुछ राज्यों की विधानसभाओं में भी राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकते थे अगर उन्हें लगता कि प्रतिनिधित्व कम है। लेकिन ये भी अस्थायी था, है ना? हाँ, ये भी बिल्कुल अस्थायी था। इसे भी 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा, ठीक वैसे ही जैसे SC/ST आरक्षण को। ये जनवरी 2020 तक लागू था। तो अब? लेकिन जो 104वां संशोधन अधिनियम आया 2019 में, जिसने SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया, उसने एंग्लो इंडियंस के मनोनयन वाले प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया। ओह अच्छा। तो इसका मतलब है कि जनवरी 2020 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान अब प्रभावी नहीं है, वो समाप्त हो गया है। और नौकरी वगैरह में? हाँ, स्वतंत्रता से पहले और संविधान लागू होने के ठीक बाद कुछ समय तक उन्हें रेलवे, कस्टम, डाक और तार जैसी कुछ सरकारी सेवाओं में पदों के आरक्षण का लाभ मिलता था। साथ ही उन्हें कुछ विशेष शैक्षणिक अनुदान भी मिलते थे। लेकिन वो भी खत्म हो गए? जी, वो प्रावधान भी अस्थायी थे और संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर यानी 1960 तक धीरे-धीरे समाप्त हो गए। तो ये था भारतीय संविधान में कुछ वर्गों के लिए दिए गए विशेष प्रावधानों का एक कह सकते हैं जायजा। कितना पेचीदा, मतलब कॉम्प्लेक्स, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ताना बाना है ये। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये प्रावधान ये दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी गहराई से सोचा था। उन्होंने ये माना कि समाज में ऐतिहासिक रूप से असमानताएं रही हैं। हाँ, ये स्वीकार करना ही बड़ी बात थी। और सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन असमानताओं को दूर करने और संविधान की प्रस्तावना में लिखे समानता और न्याय के आदर्शों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए एक बाकायदा ढांचा तैयार किया, एक फ्रेमवर्क बनाया। ये बात सही है। और ये भी दिखता है कि ये प्रावधान लगातार बहस और बदलाव का केंद्र रहे हैं। मंडल कमीशन की बात हो या आरक्षण की अवधि बढ़ाने की, या अब एंग्लो इंडियन मनोनयन खत्म होने की। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि सामाजिक न्याय कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक गतिशील अवधारणा है जो समय के साथ बदलती है, विकसित होती है और समाज उसको लेकर लगातार विमर्श करता रहता है। दिस रेसेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन प्रावधानों के जो लक्ष्य हैं और उनका जो असल में कार्यान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए। ये हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है ना? निश्चित रूप से। प्रतिनिधित्व, दक्षता, योग्यता, जरूरत, इन सब के बीच एक सही बैलेंस खोजना हमेशा मुश्किल रहा है और शायद आगे भी रहेगा। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज के बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में, जहां पिछड़ेपन, बैकवर्डनेस की परिभाषाएं भी शायद बदल रही हैं या उन पर सवाल उठ रहे हैं, भविष्य में इन विशेष प्रावधानों का स्वरूप क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है।